नमस्कार। आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी जानेंगे जिनका काम सीधे हमारी खाने की थाली तक पहुंचता है। इनका नाम है जस्टिस वॉन लीबिग और इन्होंने खेती और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री को देखने का हमारा तरीका ही बदल दिया। लेकिन इनकी कहानी की शुरुआत एक बड़े ही अजीब सवाल से होती है। भला एक ज्वालामुखी, एक वोल्केनो मॉडर्न फार्मिंग को कैसे जन्म दे सकता है? सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना? पर सच यही है कि एक कुदरती आपदा ने ही उस क्रांति की नींव रखी जिसे लीबिग ने आगे बढ़ाया। बात है साल 1816 की, जिसे इतिहास में बिना गर्मी का साल भी कहा जाता है। हुआ ये कि एक बहुत बड़े ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से पूरी दुनिया के मौसम में भारी गड़बड़ी हो गई। नतीजा, उत्तरी गोलार्ध में फसलें पूरी तरह तबाह हो गईं और पूरे यूरोप में भयानक अकाल पड़ गया। और इसी भूख और अकाल के माहौल में एक नौजवान लड़के का मन विज्ञान की तरफ झुक रहा था। ये कहानी है जस्टिस लीबिग की, और ये कि कैसे उनके बचपन के तजुर्बों ने उनके भविष्य की राह तय की। तो लीबिग का जन्म 1803 में जर्मनी के डार्मस्टैट में हुआ था। उनके पिता रंग और पेंट बेचते थे और उनकी छोटी सी वर्कशॉप ही लीबिग की पहली लैब बनी। यहीं से उन्हें केमिस्ट्री से लगाव हो गया। लेकिन जब वो सिर्फ 13 साल के थे तो उन्होंने अपनी आंखों से 1816 का वो भयानक अकाल देखा। इस अनुभव ने उन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उन्होंने ठान लिया कि विज्ञान की मदद से इस समस्या का हल तो जरूर खोजना है। आगे चलकर लीबिग सिर्फ एक रिसर्चर ही नहीं बने, बल्कि उन्होंने केमिस्ट्री सिखाने का तरीका भी पूरी तरह बदल दिया। जर्मनी की गीसन यूनिवर्सिटी पहुंचकर लीबिग ने केमिस्ट्री सिखाने का एक ऐसा क्रांतिकारी तरीका अपनाया जिसने दुनिया भर की प्रयोगशालाओं के लिए एक नई मिसाल कायम कर दी। गीसन प्रयोगशाला का जो मॉडल था वो अपने आप में एक क्रांति था। ये उन पहली लैब्स में से एक थी जहां छात्रों को सिर्फ लेक्चर सुनने के बजाय अपने हाथों से प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता था। मतलब लीबिग ने पढ़ाई को सीधे रिसर्च से जोड़ दिया। इसका असर यह हुआ कि जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका से छात्र उनके पास सीखने आने लगे और ये लैब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए एक ग्लोबल मॉडल बन गई, जिसका मेन फोकस था रिसर्च को असल दुनिया के प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल करना। अपनी लैब में लीबिग ने एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया। आखिर पौधे असल में खाते क्या हैं? इस एक सवाल का जवाब खेती की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था। देखिए, उस समय ज्यादातर लोग मानते थे कि पौधे मिट्टी में मौजूद सड़ी गली चीजों को, जिसे ह्यूमस कहते हैं, खाते हैं। लेकिन लीबिग ने एक बिल्कुल नया आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि पौधे अपना भोजन हवा, पानी और मिट्टी में मौजूद साधारण नॉन लिविंग केमिकल्स यानी खनिजों से लेते हैं। लीबिग का तर्क बड़ा सीधा था। पौधे मिट्टी नहीं बल्कि मिट्टी में मौजूद मिनरल्स खाते हैं। अब ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसका मतलब यह हुआ कि अच्छी फसल के लिए सिर्फ गोबर जैसी जैविक खाद डालना काफी नहीं है, बल्कि पौधों को सही मिनरल देना सबसे जरूरी है। अपनी रिसर्च से लीबिग ने पौधों के विकास के लिए जरूरी खास एलिमेंट्स की पहचान की। उन्होंने पाया कि हवा और पानी से तो कार्बन और हाइड्रोजन मिल ही जाते हैं, लेकिन मिट्टी से उन्हें 3 सबसे जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है: नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटेशियम K। आज भी हम जो NPK उर्वरक के बारे में सुनते हैं, उसकी नींव असल में लीबिग ने ही रखी थी। ये दिखाता है कि लीबिग कितने दूर की सोचते थे। 1838 में उन्होंने कहा था, ऑर्गेनिक पदार्थों का उत्पादन अब सिर्फ जिंदा जीवों तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये तय है कि हम उन्हें अपनी प्रयोगशालाओं में बना पाएंगे। एक तरह से उन्होंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच की लाइन ही मिटा दी और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स के भविष्य की भविष्यवाणी कर दी। पौधों के पोषण की अपनी इसी समझ के आधार पर लीबिग ने एक ऐसे सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया जो आज भी एग्रीकल्चर और इकोलॉजी में बहुत अहम माना जाता है। ये नियम कहता है कि किसी पौधे की ग्रोथ इस बात पर तय नहीं होती कि उसे कुल कितने संसाधन मिल रहे हैं, बल्कि इस बात पर तय होती है कि सबसे कम मात्रा में कौन सा संसाधन मौजूद है। जरा सोचिए, एक पौधे को बढ़ने के लिए 10 चीजों की जरूरत है। अगर 9 चीजें भरपूर हैं लेकिन 10वीं चीज की कमी है तो पौधे का विकास उसी एक कम चीज की वजह से अटक जाएगा। इस आइडिया को आसानी से समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सरल और यादगार मिसाल का इस्तेमाल किया। इसे लीबिग की बैरल कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि एक बैरल है जो अलग अलग लंबाई की लकड़ियों से बना है। हर लकड़ी एक जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन या फास्फोरस को दिखाती है। अब आप इस बैरल में पानी केवल सबसे छोटी लकड़ी के लेवल तक ही भर सकते हैं। उससे ज्यादा पानी डालेंगे तो वो बाहर बह जाएगा। ठीक इसी तरह एक पौधे की ग्रोथ भी उस पोषक तत्व से सीमित हो जाती है जो सबसे कम मात्रा में मौजूद होता है। लीबिग के ये विचार सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं रहे। इन्हें खेतों तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और इसने खेती करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। साल 1840 में लीबिग ने अपनी एक ऐतिहासिक किताब प्रकाशित की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन इट्स एप्लीकेशन टू एग्रीकल्चर एंड फिजियोलॉजी। इस किताब ने उनके विचारों को दुनिया भर के किसानों और वैज्ञानिकों तक पहुंचा दिया। इस किताब का असर फौरन दिखा। 1840 में किताब आई और सिर्फ 2 साल बाद 1842 में लीबिग के काम से प्रेरणा लेकर जॉन बेनेट लॉज ने पहले केमिकल फर्टिलाइजर का पेटेंट कराया। और ये तो बस शुरुआत थी। 1910 के दशक में हेबर बॉश प्रोसेस के आविष्कार ने नाइट्रोजन वाले उर्वरकों के बड़े पैमाने पर उत्पादन का रास्ता खोल दिया। जरा इस संख्या को देखिए, 800%। ये 1961 से 2019 के बीच नाइट्रोजन उर्वरकों के इस्तेमाल में हुई बढ़ोतरी है।
लीबिक के काम ने जिस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की नींव रखी वो 20वीं सदी की हरित क्रांति का एक बेहद जरूरी हिस्सा बनी, जिसने दुनिया भर में खाने का उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन लीबिक का विज्ञान सिर्फ खेतों तक ही नहीं रुका, ये हमारी रसोई तक भी आ पहुंचा। 1847 में अपनी एक किताब में लीबिक ने खाना पकाने पर केमिस्ट्री के सिद्धांत लागू किए। उन्होंने बताया कि खाना पकाने के बाद जब हम पानी फेंक देते हैं तो कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ चले जाते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पोषक तत्वों को बचाने के लिए या तो खाने को तेज आंच पर पकाएं ताकि उसका रस अंदर ही लॉक हो जाए, या फिर बचे हुए पानी को सूप और ग्रेवी में इस्तेमाल कर लें। उनके इन विचारों ने तर्कसंगत आहार यानी एक बैलेंस डाइट की सोच को बढ़ावा दिया। तो जस्टिस वॉन लीबिंग की स्थायी विरासत क्या है? उनका असर सिर्फ एक फील्ड तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने विज्ञान की कई शाखाओं पर अपनी छाप छोड़ी। अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में उन्होंने मॉडर्न लैब में प्रैक्टिकल के साथ सिखाने की शुरुआत की। एग्रीकल्चर में उन्होंने पौधों के पोषण का मिनरल सिद्धांत दिया, जिससे उन्हें उर्वरक उद्योग का जनक भी कहा जाने लगा। इकोलॉजी में उन्होंने न्यूनतम का नियम लोकप्रिय बनाया, और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में उन्होंने खाना पकाने और आहार के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत लागू किए। और ये एक बहुत ही जबरदस्त फैक्ट है। ऐसा अनुमान है कि सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरक, जिनकी नींव लीबिक के काम पर रखी गई है, आज दुनिया की लगभग आधी आबादी का पेट भरने में मदद करते हैं। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। लीबिक के काम ने खाने के उत्पादन में क्रांति तो ला दी, लेकिन इसने गहन खेती और उसके पर्यावरण पर होने वाले बुरे प्रभावों का रास्ता भी खोल दिया। तो सवाल यह है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के बिना क्या हम आज 8 अरब लोगों का पेट भर सकते थे? और आने वाले कल में हमें भोजन और पर्यावरण के बीच संतुलन कैसे बनाना होगा? ये एक अहम सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।